अमेजन वर्षावन। हम इसे नक्शों पर एक विशाल हरे समुद्र के रूप में देखते हैं। इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि समझना लगभग असंभव लगता है। सदियों से इस जंगल को दुनिया की आखिरी महान सीमा कहा गया है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति का राज चलता है, जहां नदियां पेड़ों के बीच से विशाल अजगरों की तरह गुजरती है और ऊपर की छतरी इतनी घनी है कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है। हम सोचते हैं कि हम इस जगह को जानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने इसकी सतह को मुश्किल से ही छुआ है। मीलों तक फैला यह इलाका आज भी आधुनिक इंसानों के लिए पूरी तरह अनदेखा है। यह एक ऐसी भूमि है जो अपनी रहस्यमयी चीजों को बड़ी सख्ती से छुपाती है। प्राचीन शहर, खोई हुई जनजातियां और ऐसे रहस्य जो हमारे इतिहास की समझ को चुनौती देते हैं। हमारी टीम, कुछ जिद्दी खोजकर्ताओं का एक छोटा सा समूह इस हरे जंगल के किनारे पहुंची। डॉ एरिस थॉर, एक प्रतिभाशाली लेकिन सतर्क पुरातत्वविद, अपने नक्शों में डूबे हुए थे। कैलन, हमारी तकनीकी विशेषज्ञ, अपने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार उपकरण की जांच कर रही थी। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और मैं वहां था, सब कुछ दस्तावेज करने के लिए, उस किंवदंती के पीछे भागने के लिए जिसे मुख्यधारा के विज्ञान ने दशकों से नकार दिया था। हम यहाँ सिर्फ रोमांच के लिए नहीं आए थे, हम उन सुरागों के पीछे थे जो प्राचीन लोगों ने छोड़े थे। एक ऐसा रास्ता जो जंगल के दिल में ले जाता था, उस जगह तक जिसे स्थानीय लोग केवल फुसफुसाहट में ही बताते हैं। एक गुफाओं का जाल जहां एक भूली हुई सभ्यता के अवशेष छुपे हैं। कहानियां ही आपको आकर्षित करती हैं। वे सुनाते हैं सोने के शहरों की, जैसे कि प्रसिद्ध एल डोराडो, जिसने कई खोजकर्ताओं को उनके विनाश की ओर खींचा। लेकिन कुछ और भी गहरे रहस्य हैं। भूमिगत दुनियाओं की कहानियां, अजीब जीवों की जो कभी धरती पर चले थे और शक्तिशाली वस्तुओं की जो पीछे छूट गई। ज्यादातर लोग इन कहानियों को मिथक मानते हैं। ये उस दुनिया के लिए सोने की कहानियां हैं जो अब अनजान पर विश्वास करना भूल गई है। लेकिन हमारे लिए ये एक नक्शा है, ये एक चुनौती है। ये किंवदंतियां सच्चाई की एक झलक से जन्मी है, किसी असली चीज की स्मृति जो पीढ़ियों से आगे बढ़ती रही, किसी के इंतजार में जो उसे खोजने आए। हमारा मिशन स्पष्ट था, लेकिन रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। खुद जंगल ही एक बड़ा दुश्मन है। हर कदम दमघोंटू नमी, कीड़ों की भीड़ और अनदेखे शिकारी के डर से भरा हुआ है। हवा जीवन और मृत्यु की आवाजों से भरी है, एक निरंतर संगीत जिसमें पुकार, सरसराहट और फुफकार शामिल है। यह एक ऐसी जगह है जो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों सीमाओं की परीक्षा लेती है। जब हमने अपना सामान एक छोटी नदी नौका पर लादा, तो हवा में उम्मीद और डर दोनों का मिश्रण था। हम झांत दुनिया को पीछे छोड़ रहे थे। हम नक्शे से बाहर कदम रख रहे थे, किंवदंती के क्षेत्र में, उम्मीद कर रहे थे कि हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो इतिहास की किताबों को बदल देगा। हमारी यात्रा हमें इक्वाडोर के अमेजन क्षेत्र के गहरे हिस्से में एंडीज की तलहटी तक ले गई। यही वह इलाका है जहां बदनाम क्यूवा द लॉस टायोस या ऑनिलबर्ट्स की गुफा स्थित है। बाहर से इसका प्रवेश द्वार बस धरती में एक बड़ा काला छेद है, 200 फीट से भी अधिक की सीधी गिरावट के साथ। यह धरती की सतह पर एक घाव जैसा लगता है जो अंधेरे में नीचे जाता है। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप हल्के में प्रवेश करें। स्थानीय शुआर लोग इन गुफाओं को सदियों से जानते हैं। वे मानते हैं कि ये गुफाएं पवित्र हैं, आत्माओं का निवास स्थान, और वे केवल रात में निकलने वाले ऑयल बर्ड्स को एकत्र करने के लिए भीतर जाते हैं, जिनके नाम पर गुफा का नाम पड़ा है। लेकिन टायोस गुफाओं से जुड़ी किंवदंतियां केवल पक्षियों तक सीमित नहीं है। 70 के दशक में एक खोजकर्ता जुआन मोरिक्स ने दावा किया कि उसने अंदर कुछ अविश्वसनीय खोजा था। वान, धातु की प्लेटों की एक लाइब्रेरी जिन पर एक खोई हुई सभ्यता का इतिहास खुदा था। वान, उसने विशाल मानव निर्मित कक्षों का वर्णन किया जिनकी दीवारें पूरी तरह से तराशी हुई थी। 3 अजीब मूर्तियां। 1 और ऐसी वस्तुएं जो किसी और युग या शायद किसी और दुनिया की लगती थी। उसके दावे सनसनीखेज थे और 1976 में एक बड़ी खोजी टीम को आकर्षित किया जिसमें अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग भी शामिल थे। उन्होंने भूगर्भीय अजूबे और प्राचीन मिट्टी के बर्तन तो पाए, लेकिन धातु की लाइब्रेरी कभी नहीं मिली।
जिससे कई लोगों ने मोरिक्स को झूठा मान लिया। जैसे ही हमारी टीम उतरने की तैयारी कर रही थी, मैं उस इतिहास का बोझ महसूस कर रहा था। क्या मोरिक्स झूठ बोल रहे थे या उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो बड़ी टीम की नजर से छूट गया? हम किसी धातु की लाइब्रेरी की तलाश में नहीं थे। हमारा लक्ष्य एक अलग गुफा प्रणाली थी जिसके बारे में स्थानीय गाइड्स ने बताया था कि वह टायोस के नीचे जुड़ी हुई है। वे इसे एल पुर्तोन या ग्रेट डोर कहते थे। उनका कहना था कि यह एक ऐसी जगह है जिसे अजीब ऊर्जा से संरक्षित किया गया है, एक जगह जहां हवा खुद शक्ति से गूंजती है। कैलन ने अंधेरे में एक सेंसर ड्रोन नीचे उतारा। उसकी रोशनी अंधेरे में कमजोर किरणें बिखेर रही थी। जो रीडिंग्स वापस आईं, वे अजीब थीं। वन चुंबकीय क्षेत्रों में उतार चढ़ाव, एक और कम आवृत्ति वाली ध्वनियां, जिनका कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं था। उतरना डरावना था। रस्सी से लटकते हुए, अंधेरे में धीरे धीरे घूमते हुए आप दिशा का सारा एहसास खो देते हैं। दुनिया सिमटकर आपके हेडलैम्प की रोशनी और आपकी अपनी सांसों की आवाज में रह जाती है। जब हम नीचे पहुंचे तो खुद को एक विशाल कक्ष में पाया। इसका पैमाना अविश्वसनीय था। छत सैकड़ों फीट ऊपर थी, अंधेरे में खोई हुई। दीवारें खुरदरी और प्राकृतिक नहीं थीं, वे चिकनी थीं, लगभग पॉलिश की हुई, और उनमें ऐसे समकोण थे जो स्पष्ट रूप से मानव निर्मित लगते थे। यह गुफा कम और किसी विशाल गिरजाघर की लॉबी ज्यादा लग रही थी, जिसे दैत्यों ने किसी ऐसे उद्देश्य के लिए बनाया हो जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। हवा ठंडी और स्थिर थी और चारों ओर गहरी चुप्पी छाई हुई थी। जिन बिखरी हुई किंवदंतियों को हमने जोड़ा था, उनके अनुसार यह भूमिगत दुनिया कभी जनायो लोगों का क्षेत्र थी। वे सिर्फ एक साधारण जनजाति नहीं थे। कहा जाता है कि वे एक अत्यंत उन्नत सभ्यता थे जिन्होंने जमीन के नीचे रहने का विकल्प चुना। डॉ थॉर्न का मानना था कि वे सतह पर आए किसी भयानक प्रलय के बचे हुए लोग थे जो हजारों साल पहले हुआ था। वे तबाही से बचने के लिए गुफाओं में चले गए और अपने पूरे जीवन को अंधेरे में ढाल लिया। वे भूगर्भशास्त्र, इंजीनियरिंग और ध्वनि विज्ञान के उस्ताद बन गए और अपनी पूरी सभ्यता को भूमिगत माहौल के अनुरूप बना लिया। ये सब सुनने में विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन हमारे चारों ओर सबूत बढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम और गहराई में गए, हमें प्रमाण दिखने लगे। दीवारों पर जटिल नक्काशियां थी, लेकिन ये किसी भी पालतू चित्रों जैसी नहीं थी जिन्हें मैंने पहले देखा हो। ये केवल शिकार के दृश्य या जानवर नहीं दिखाती थी। इनमें जटिल ज्यामितीय पैटर्न, तारामंडल के नक्शे और ध्वनि तरंगों के जैसे आरेख थे। कैलन ने अपनी रोशनी एक खास नक्काशी पर डाली। ये सिर्फ चित्र नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में विस्मय था। ये निर्देश है। मुझे लगता है ये दिखा रहे हैं कि कैसे ध्वनि से पत्थर को आकार दिया जाए। ये सोच ही दिमाग को झकझोर देने वाली थी। एक ऐसी सभ्यता जो ध्वनि की गूंज से अपना शहर बना सकती थी। यह एक ऐसी तकनीक है जिसे हम आज ही समझना शुरू कर रहे हैं। जनायो जीवन शैली पूरी तरह से अनुष्ठान और अपने वातावरण से गहरे जुड़ाव पर आधारित थी। किंवदंतियां कहती हैं कि उन्हें रोशनी के लिए आग की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय वे बायोलुमिनेसेंट कवक उगाते थे जो कमरों में एक रहस्यमय कोमल चमक बिखेरता था। हमें यह कवक अब भी गहरी सुरंगों में उगता मिला, जो हमारे रास्ते को नीले हरे भूतिया प्रकाश से रोशन कर रहा था। कहा जाता है कि वे गूंजते पत्थर भी इस्तेमाल करते थे, चिकने काले पत्थर जो छूने पर एक खास आवृत्ति पर गूंजते थे। ये उनके उपकरण, संवाद के साधन और शायद ऊर्जा के स्रोत भी थे। हमें ऐसे कई पत्थर मुख्य मार्ग के किनारे बने आले में रखे मिले, छूने पर ठंडे और शांत। उनकी आस्था प्रणाली धरती के इर्द गिर्द घूमती थी। वे आकाश के देवताओं की पूजा नहीं करते थे, वे धरती की गहरी गूंजती ऊर्जा का सम्मान करते थे। उनकी रस्मों में कहानियों के अनुसार सबसे बड़े कक्षों में जटिल ध्वनि परिदृश्य बनाना शामिल था। वे एक साथ गाते थे। उनकी आवाजें गुफा की अनूठी ध्वनिकी से बढ़ती थीं। ऐसी शक्तिशाली तरंगें बनती थीं जिनके बारे में वे मानते थे कि वे शरीर को ठीक कर सकती हैं, मन को केंद्रित कर सकती हैं और धरती की आत्मा से संवाद कर सकती है। जब हम उनके छोड़े गए घर की चुप्पी में खड़े थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे उन प्राचीन भजनों की गूंज अब भी वहां है। अंधेरे में एक भूतिया कोरस, उस सभ्यता की गवाही जो दुनिया के छिपे संगीत की मास्टर थी।
एक लंबी सीधी सुरंग से गुजरते हुए, जो किसी प्राकृतिक रास्ते से ज्यादा किसी गलियारे जैसी लग रही थी, हम एक और भी विशाल गुफा में पहुंचे। यह जगह अलग थी। विशाल कक्ष के बीचों बीच एक संरचना थी जिसने हमारी सांसें रोक दी। यह एक पिरामिड था, न कि मिस्र या माया के पिरामिडों जैसा ऊंचा और नुकीला, बल्कि वही गहरे पॉलिश पत्थर से बना एक 3 स्तरीय जिगुरैट। यह साफ तौर पर एक मंदिर था। इसकी दीवारों में सैकड़ों सांपों की आकृतियां उकेरी गई थीं, जिनकी पत्थर की परतें इतनी बारीक थीं कि वे लगभग असली लग रही थीं। मंदिर की नींव पर एक विशाल फन वाले सांप का पत्थर का सिर एक ओर पड़ा था, जिसकी आंखें छाया से हमें घूरती सी लग रही थीं। थॉर्न रोमांचित थे, संरचना के चारों ओर सावधानी से घूमते हुए, अपनी उंगलियां नक्काशियों पर फेरते हुए। यह अविश्वसनीय है, वे बुदबुदाए। सांप कई प्राचीन संस्कृतियों में एक शक्तिशाली प्रतीक है, पुनर्जन्म, जल और अधोलोक का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यह भक्ति का ऐसा स्तर है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। शिल्प कौशल अद्भुत था। विशाल पत्थर के टुकड़ों के बीच कोई जोड़ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंदिर एक ही पत्थर से तराशा गया हो। आखिर कैसे कोई तथाकथित आदिम लोग जो इतनी गहराई में रहते थे, इतनी सटीक वास्तुकला बना सकते थे? यह हर तर्क को चुनौती देता था। कैलन, हालांकि मंदिर के ऊपर की छत पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी। वह कोई खुरदुरा प्राकृतिक गुंबद नहीं था। वह पूरी तरह से चिकना था और उस पर हजारों छोटी चमकदार क्रिस्टल जड़े थे। शुरू में मुझे लगा कि वे बस क्वार्ट्ज हैं, लेकिन कैलन ने अपना उपकरण ऊपर की ओर किया। ये बेतरतीब तरीके से नहीं लगाए गए हैं, उन्होंने उत्साह में कहा। यह एक तारामंडल का नक्शा है, लेकिन यह आज की रात का आकाश नहीं है। थॉर्न उनके स्क्रीन को देखने आए। तारा समूह पहचाने जा सकते थे, लेकिन उनकी स्थिति अलग थी। कैलन ने जल्दी से गणना की। यह 12,000 साल पहले का आकाश है, उन्होंने बताया। इसका मतलब बहुत बड़ा था। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह एक खगोलीय वेधशाला थी, प्राचीन ज्ञान का टाइम कैप्सूल। जनायो लोग सिर्फ दुनिया से छुप नहीं रहे थे, वे इसे देख रहे थे। अपनी शरण स्थली से आकाश की गतिविधियों को ट्रैक कर रहे थे। आखिर क्यों कोई भूमिगत सभ्यता तारों को लेकर इतनी उत्सुक होती? क्या वे सच में तारों से आए थे, जैसा कि कुछ अजीब सिद्धांत कहते हैं? या वे किसी खास खगोलीय घटना का इंतजार कर रहे थे, एक संकेत की सतह पर लौटना सुरक्षित है? सांप मंदिर और उसके ऊपर का तारामंडल नक्शा हमारे सामने एक ऐसा रहस्य पेश कर रहे थे जो हजारों साल पुराना था। जैसे जैसे हम और आगे बढ़े, चीजें और अजीब होने लगी। गुफाओं की खामोशी अब एक बेचैन कर देने वाली आवाज से बदलने लगी थी। ये एक धीमी, लगातार गूंजती हुई ध्वनि थी, लगभग सुनाई देने की सीमा से भी नीचे, लेकिन आप इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज खुद चट्टान से आ रही हो। कैलन के उपकरण ने इसे तुरंत पकड़ लिया। ये एक स्थिर फ्रीक्वेंसी है, लगभग 15 हर्ट्ज। उसने अपनी स्क्रीन पर नजर गड़ाते हुए कहा, इसके लिए कोई भूगर्भीय स्रोत नहीं है, ये भूकंपीय गतिविधि नहीं है, ये कृत्रिम है। लगातार कंपन ने हमें असहज कर दिया। पेट में एक अजीब सा डर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी गुफा प्रणाली जीवित है, हमारे चारों ओर सांस ले रही है। ये घटना स्थानीय दंत कथाओं से पूरी तरह मेल खाती थी। शुआर लोग इन आवाजों को आत्माओं की पुकार कहते हैं। उनका मानना है कि उनके पूर्वजों की आवाजें चट्टान में फंसी हुई हैं, हमेशा अंधेरे रास्तों में गूंजती रहती हैं। वे इसे बहुत गहराई तक जाने वालों के लिए चेतावनी मानते हैं, एक संकेत कि वे किसी पवित्र क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। उस गूंजती अंधेरे में खड़े होकर ये मानना आसान था। ये आवाज आपके दिमाग से खेलती थी। आप उस गूंज में चीजें सुनने लगते, धीमी फुसफुसाहट, दूर की कोई धुन या फिर कोई करुण पुकार, जो जैसे ही आप ध्यान देने की कोशिश करते गायब हो जाती। थॉर्न की एक और वैज्ञानिक थ्योरी थी जो कम अद्भुत नहीं थी। उनका मानना था कि जानायो ने पूरी गुफा प्रणाली को एक विशाल अनुनाद कक्ष की तरह डिजाइन किया था। वे सिर्फ पत्थर काटने के लिए ध्वनि का उपयोग नहीं कर रहे थे, उन्होंने धीमे स्वर में समझाया। वे इसका इस्तेमाल सब कुछ के लिए कर रहे थे, संचार, ऊर्जा, शायद अपने अनुष्ठानों के लिए चेतना बदलने तक। ये गूंज उनके ऊर्जा स्रोत का बचा हुआ असर हो सकता है,
जो हजारों सालों बाद भी चल रहा है। धरती के नीचे कहीं एक प्राचीन पावर जनरेटर के अभी भी सक्रिय होने का विचार रोमांचक भी था और डरावना भी। आखिर हम किस तरह की ऊर्जा से सामना कर रहे थे? एक बार जब हम एक बहुत संकरी सुरंग में जा रहे थे तो गूंज अचानक तेज हो गई। चट्टान इतनी जोर से कांपने लगी कि हमें खुद को दीवारों से टिकाना पड़ा। फिर सुरंग में एक स्पष्ट मधुर स्वर की श्रृंखला गूंजी, जैसे किसी ने एक विशाल ट्यूनिंग फोर्क बजाया हो। ये लगभग 10 सेकंड तक चला और फिर गायब हो गया। बस वही धीमी गूंज पीछे रह गई। हम सब ने एक दूसरे की ओर चौंक कर देखा। इसमें कोई शक नहीं था, ये प्राकृतिक आवाज नहीं थी, ये एक संकेत था। कोई या कुछ हमारी मौजूदगी से वाकिफ था। खोजी होने का एहसास गायब हो गया था। अब बस एक ठंडी सिहरन थी, जैसे हम घुसपैठिए थे। हमारी खोज गुफाओं में केंद्रित थी, लेकिन सैकड़ों मील दूर अमेज़न के रहस्य में एक और अद्भुत खोज सामने आ रही थी। ब्राजील के उत्तर में शोधकर्ता रियो नेग्रो नदी के तल को उन्नत साइड स्कैन सोनार तकनीक से मैप कर रहे थे, जो अमेज़न की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। एक भीषण सूखे के दौरान नदी का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से कम हो गया, जिससे सदियों से डूबी चीजें उजागर होने लगी। वे सिर्फ भौगोलिक संरचनाएं नहीं खोज रहे थे, वे प्राचीन बस्तियों के प्रमाण ढूंढ रहे थे, उन्हीं स्थानीय दंत कथाओं के आधार पर जिन्होंने हमें गुफाओं तक पहुंचाया था। उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब सोनार स्क्रीन पर नदी तल पर स्पष्ट ज्यामितीय पैटर्न उभरने लगे। ये कोई बेतरतीब चट्टानें नहीं थीं, ये इमारतों, चौकों और सड़कों की साफ साफ रूपरेखाएं थीं। उन्होंने एक पूरा शहर खोज निकाला था, जो बहुत पहले नदी में समा गया था। पुरातत्वविदों का मानना था कि अमेज़न की मिट्टी इतनी खराब है कि वहां बड़ी स्थायी बस्तियां नहीं बन सकती, लेकिन इस खोज ने उस धारणा को तोड़ दिया। यहाँ एक जटिल शहरी समाज का सबूत था, जो जंगल के बीच फला फूला और फिर इतिहास से पूरी तरह मिट गया। रियो नेग्रो के काले पानी के नीचे छुपा रहा। डूबी हुई ये नगरी और हमारी गुफा प्रणाली एक ही सिक्के के दो पहलू लग रही थी। क्या इनका कोई संबंध था? डॉ थॉर्न को तो यकीन था, शायद जानायो अकेले नहीं थे। उन्होंने सैटेलाइट लिंक पर रिपोर्ट्स देखते हुए सोचा, संभव है अमेज़न में उन्नत सभ्यताओं का एक नेटवर्क था। कुछ सतह पर रहते थे, महान नदियों के किनारे शहर बसाते थे, बाकी जैसे जानायो भूमिगत रहते थे। हो सकता है वे एक ही संस्कृति के हिस्से थे, जिन्हें किसी महाविनाशकारी घटना, शायद एक भीषण बाढ़ ने अलग कर दिया। नदी किनारे के शहर डूब गए और बचे हुए लोग गुफाओं में चले गए। इस खोज ने एक और अजीब लोक कथा को भी संदर्भ दिया, काले चुंबकीय पत्थर की कहानी। रियो नेग्रो के आसपास के आदिवासी लोग एक शक्तिशाली पत्थर की बात करते हैं, जो कभी नदी के शहर के मुख्य मंदिर में रखा था। वे कहते हैं वह पत्थर चिकना, काला था और वह धातु को अपनी ओर खींच सकता था, रोशनी पैदा कर सकता था। जब शहर डूब गया तो पुजारियों ने उसे लेकर एक पत्थर के घर में शरण ली, जो धरती के भीतर कहीं था। एक काला, चुंबकीय, ऊर्जा पैदा करने वाला पत्थर। ये जानाइयों के अनुनादी पत्थरों से बहुत मिलता जुलता लग रहा था। अब पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे थे। एक ऐसी खोई हुई दुनिया की तस्वीर बन रही थी, जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विकसित थी। जो मधुर संकेत हमने सुना था, उसने हमें एक नए रास्ते पर पहुंचा दिया। एक सुरंग जो तेजी से नीचे की ओर जा रही थी। हवा ठंडी होती जा रही थी और गूंज इतनी तेज थी कि अब वो हमारे शरीर पर लगातार दबाव बना रही थी। रास्ता एक परिपूर्ण गोल कक्ष में खुला, जो बाकी कमरों से छोटा था, लेकिन उसकी अहमियत साफ थी। ठीक बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर एक सर्कोफेगस रखा था। ये एक ही टुकड़े की अजीब काली क्रिस्टलीय सामग्री से बना था, जो हमारी हेडलैम्प की रोशनी को जैसे पी जाता था। उस पर कोई निशान नहीं था, न कोई शिलालेख, न ही चित्र। ये पूरी तरह सादा और गहराई से डरावना था। यही है, डॉ थॉर्न ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। ये जरूर किसी राजा या उच्च पुजारी का समाधि स्थल है। वे धीरे धीरे आदर के साथ उसके पास गए। कैलन पीछे ही रुक गई। उसकी नजरें उसके उपकरणों पर जमी थीं। अरिस, सावधान रहो, उसने चेतावनी दी। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र असामान्य है और उस सर्कोफेगस से एक अजीब ऊर्जा सिग्नेचर आ रहा है। ये रेडियोधर्मी नहीं है, ये कुछ और है।
ऐसा कुछ जो मैंने कभी नहीं देखा। कमरे में खतरे की भावना साफ महसूस हो रही थी। ये एक ऐसा विश्राम स्थल था जिसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए था। हवा में एक मौन चेतावनी घुली थी। मैं थोड़ा और पास गया। मेरा कैमरा हर विवरण रिकॉर्ड कर रहा था। सर्कोफेगस की सतह असंभव रूप से चिकनी और छूने में ठंडी थी। जैसे ही मेरा हाथ पास गया, मेरी बांह के बाल खड़े हो गए। उसमें से एक शक्तिशाली स्थैतिक ऊर्जा निकल रही थी। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई शक्ति बंद है, कोई सोई हुई ऊर्जा। क्या ये वही प्रसिद्ध अनुनादी पत्थरों में से एक था या कुछ और? क्या इसके भीतर कोई है? उसे खोलने का लोभ बहुत था, लेकिन गहरे गलत होने का एहसास उससे भी बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी खाई के किनारे खड़े हैं, जानते हैं कि एक गलत कदम जानलेवा हो सकता है। अचानक कैलिन चिल्लाई, पीछे हटो, कुछ हो रहा है। कमरे में गूंजती आवाज अचानक बंद हो गई। एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर एक नई आवाज शुरू हुई, एक तेज चुभती हुई चीख जो हमारे सिर में गूंज रही थी। हमारी हेडलैम्प्स की लाइटें झपकने लगी। एक जबरदस्त दबाव की लहर, जैसे कोई अदृश्य दीवार, हमें सर्कोफेगस से दूर धकेलने लगी। ये कोई धमाका या भूकंप नहीं था। ये एक ताकत थी, एक साफ संदेश, तुम यहाँ स्वागत योग्य नहीं हो, निकल जाओ। कोई नजर आने वाला रक्षक नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति हम सबने महसूस की। हम जल्दी जल्दी सुरंगों से वापस भागे। वो चुभती हुई आवाज हमारे पीछे पीछे आती रही। वो अदृश्य ताकत हमारा पीछा तो नहीं कर रही थी, लेकिन किसी की नजरों में घिरे रहने, किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज को परेशान करने का एहसास कभी नहीं गया। जब हम आखिरकार मुख्य कक्ष में सर्प मंदिर के पास पहुंचे, तो वो आवाज गायब हो गई थी। फिर वही जानी पहचानी धीमी गूंज सुनाई देने लगी थी। हम बिना रुके अपना सामान समेटते हुए सतह की ओर लंबी और थकाऊ चढ़ाई शुरू कर दी, वापस उस दुनिया में जहां धूप है, हरे पेड़ हैं। चढ़ाई खामोशी में हुई। हर कोई अपने अपने विचारों में खोया था। जो कुछ हमने अभी अभी देखा था, उसे समझने की कोशिश कर रहा था। गुफा के मुहाने से बाहर निकलना उस उमस भरी दोपहर में जैसे फिर से जन्म लेना था। जंगल, जो अंदर जाते वक्त डरावना लग रहा था, अब अपना सा और सुकून देने वाला लग रहा था। हम एक दूसरी दुनिया से लौटे थे। हमारे पास भौतिक प्रमाण थे, तस्वीरें, सेंसर रीडिंग्स, भूवैज्ञानिक नमूने। हमारे पास मानव निर्मित संरचनाओं, खोई हुई सभ्यता और असामान्य ऊर्जा क्षेत्रों का सबूत था। लेकिन सबसे बड़े सवाल अब भी अनुत्तरित थे। उस शक्ति का स्रोत क्या था? उस सर्कोफेगस के भीतर क्या था? और वो कौन सी अदृश्य बुद्धि थी जिसने हमें इतनी ताकत से अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया? क्या वो वाकई कोई अलौकिक चीज थी, जैसा शुआर लोग आत्मा कहते हैं? या फिर वो कोई प्राचीन स्वचालित रक्षा तंत्र था जो जानाइयों ने अपनी सबसे पवित्र जगह की रक्षा के लिए छोड़ा था? शायद वो कोई चेतना थी, कोई रक्षक जो जैविक नहीं था, बल्कि ऊर्जा के रूप में उस समाधि से हमेशा के लिए जुड़ गया था। कैलिन तकनीक वाली थ्योरी के पक्ष में थी, जबकि थॉर्न मानते थे कि शायद हमने किसी ऐसी चीज का सामना किया है जो वर्तमान विज्ञान से परे है। मैं खुद नहीं जानता था कि क्या मानूं, बस इतना जानता था कि वहां जो महसूस किया वो सच था। वो बुद्धिमान था और शक्तिशाली भी। हमारा अभियान खत्म हो गया था, पर असली यात्रा तो अब शुरू हुई थी। अमेज़न की खोई हुई सभ्यताओं का रहस्य हमारी कल्पना से कहीं गहरा और जटिल है। हमने इतिहास के एक भूले हुए अध्याय का दरवाजा ढूंढ निकाला और हमें उसमें बस एक झलक देखने दी गई। फिर वो दरवाजा बंद हो गया, लेकिन उस एक झलक ने सब कुछ बदल दिया। जानाइयों की कहानी, उनके सर्प मंदिर और पत्थर के शहर की कहानी अब सिर्फ एक किंवदंती नहीं है, ये एक रहस्य है जिसे सुलझाया जाना बाकी है। हम जंगल से लौटे हैं, हमारे पास सवाल ज्यादा हैं, जवाब कम, लेकिन इस बात की पक्की तसल्ली के साथ कि हम वापस जरूर आएंगे। अमेज़न अब भी अपने राज छुपाए बैठा है, लेकिन अब हमें पता है कि वो राज वाकई है और खोज अभी शुरू ही हुई है।